त्रिपुरा और असम जैसे राज्यों में हिंसा की चिंगारी पहुंचने की आशंका है। जाहिर है, इस हिंसा के बाद बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू अब भारत को सुरक्षित पनाह के तौर पर देख रहे हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा का एक बड़ा हिस्सा नदी का या फिर बिना तार के बाढ़ का है। ऐसे हालात में बड़ी तादाद में शरणार्थियों के भारत में प्रवेश करने की संभावना है। इन शरणार्थियों के बीच हिंसक गुटों की जमात घात लगाकर बैठी है, जिसके मद्देनजर सिक्योरिटी अलर्ट पर है। सवाल है कि भारत के दोनों तरफ तालिबान, अब आखिर क्या करे हिंदुस्तान। यूं तो हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के ठीक कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाई जाती है, लेकिन इस बार 15 अगस्त को लेकर आखिर क्यों ये इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग बेहद खास थी। आखिर क्या वजह थी कि सुरक्षा को लेकर और दिल्ली पुलिस एक बार फिर से एक्शन में आ गई और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट और मौजूदा सरकार के अचानक इस्तीफे के बाद जो वहाँ की हालात बिगड़ी है, उसको लेकर सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं उन्होंने अपने तमाम ज़िले के डीसीपीज़ को ये कहा है कि इस बार जो बांग्लादेशी हैं जो कि हिंदुस्तान में रह रहे हैं या फिर वो दिल्ली से लेकर दूसरे दिल्ली से सटे राज्य के जेलों में बंद है, उनके मूवमेंट पे नज़र रखा जाए और ख़ास तौर से और हाल ही के 10 से 15 दिनों के बीच में कहीं पे किसी गाड़ी के नंबर प्लेट या किसी तरह का कोई गाड़ी चेंज तो नहीं किया गया है। इस तरीके से गैराज और वर्कशॉप पर ध्यान रखा जाए। आखिर ऐसा दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने क्यों कहा? सूत्रों की माने तो बुधवार के दिन दिल्ली पुलिस की तरफ से एक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाई गई थी। हालांकि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के पहले ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग हर साल बुलाई जाती है, लेकिन इस बार की इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग बेहद खास मानी जा रही, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश का हालात जो बिगड़ा है और वहाँ पे जिस तरीके से लगातार हिंसा हो रही है, उसको लेकर और दिल्ली की सुरक्षा बेहद खास हो गई, क्योंकि दिल्ली और दिल्ली से सटे बाकी जो राज्य हैं उनके कई ज़िलों में बांग्लादेश मूल के लोग रहते हैं जो यहाँ पे नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, या कई ऐसे बांग्लादेशी हैं जो एक गैंग को ऑपरेट करते हैं। कुछ लोग इस वक्त जेल के अंदर बंद है या कुछ लोग अभी जेल से बाहर है। ऐसे में दिल्ली के हर एक ज़िले में एक बांग्लादेशी सेल होता है, जिसको लेकर और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ये कहा है कि तमाम जो ज़िले हैं वो बांग्लादेशियों को लेकर एक अपनी रिपोर्ट दे और ख़ास तौर से उन पर नज़र रखी जाए। तो बांग्लादेश में आज रात अंतरिम सरकार तो बन जाएगी, लेकिन अंतरिम सरकार की राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिनको इस सरकार का मुखिया बनाया जा रहा है, उनके सिर पर मानो कांटों का ताज होगा। सेना का वर्चस्व और दखल खत्म करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। राजनीतिक दलों को साथ रखना बड़ी चुनौती होगी। अराजक भीड़ का उपद्रव रोकना, क्योंकि अभी भी उपद्रव वहां पर चल रहा है। कानून का राज स्थापित करना, कट्टरपंथी संगठनों पर लगाम लगाना, क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि शेख हसीना वहां पर जितने भी कट्टरपंथी वहां पर तत्व हैं और ख़ास तौर से जिनको पाकिस्तान का सपोर्ट है, वो उन पर लगाम लगाए हुए थी पिछले 15 साल से। जमात पर वहां बैन था। हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा को रोकना ये बड़ी चुनौती होगी। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना बड़ी चुनौती होगी। बेरोजगार युवाओं के लिए रोड मैप बनाना, क्योंकि पूरा आंदोलन आरक्षण को लेकर और रोजगार को लेकर ही शुरू हुआ था। लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था तैयार करना, यानी कुछ ही समय के बाद वहां पर एक निष्पक्ष चुनाव कराना, ये बड़ी चुनौती मोहम्मद यूनुस के लिए होगी, अंतरिम सरकार के जिनको मुखिया बनाया जा रहा है। और विपक्ष की 3 महीनों में चुनाव कराने की जो मांग है, वो कैसे पूरा करेगी ये अंतरिम सरकार, ये भी एक चुनौती है। और देश का सवाल जो आज हम पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले कब रुकेंगे? भारत के दो तरफ तालिबान हैं। आखिर अब भारत की जो रणनीति होगी वो क्या होगी? क्योंकि ये एक बड़ा खतरा है, अगर वहाँ पर कट्टरपंथी तत्व आ जाते हैं तो ये भारत के जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो सीमावर्ती राज्य हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। चीन और आईएसआई की साजिश में कितने बांग्लादेशी युवक फंसे हैं? क्या वो उस साजिश को अमल में लाएंगे, आगे बढ़ाएंगे भारत के खिलाफ? ये एक बड़ा सवाल है।
राजनीतिक घमासान की स्क्रिप्ट लिखने वाले शैतान कौन हैं और शेख हसीना के समर्थकों का कत्लेआम कब थमेगा, क्योंकि अभी भी वहां पर अवामी लीग के समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। और शुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता वेस्ट बंगाल से आते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनते हैं। एक सीएए कानून बना है किसी आज बांग्लादेश का जो हालत हुआ है सीएए कानून का जो जरूरत सबको स्वीकार करना पड़ेगा, इसलिए सीएए कानून बना था। और दूसरा क्या हुआ है 1947 में 1971 मेरा माताजी खुद इफेक्टेड, शी वॉज बोरीशाल बांग्लादेश, शी लेफ्ट हर हाउस विथ हर पेरेंट्स ऑन द ईयर 1960। क्या हुआ? आज भी वही हो रहा है, आज भी हो रहा है। माइनॉरिटीज हिंदूज के ऊपर अत्याचार, टेम्पल के ऊपर हमला, ये हो रहा है। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, एसएन सिंह साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जयकरण वर्मा हमारे साथ होंगे थोड़ी देर में, नेता हैं कांग्रेस के। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार हमारे साथ हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अरविंद तेजावत जी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर एचएस रावत हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। आप सभी का स्वागत है। एसएन सिंह साहब, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, हत्याएं हो रही हैं, आगजनी वहाँ पर हो रही है, अब तक लगभग 500 लोग वहाँ पर मारे जा चुके हैं। ऐसे में जो ये खबरें आ रही हैं कि हिंदू मंदिरों पर हमले हुए हैं, हिंदू दुकानों को, दुकानदारों को लूटा गया या हिंदू घरों पर हमले किए गए, क्या आपको लगता है कि ये मामला पूरा हिंदू मुसलमान है, या आपको लगता है कि ये एक राजनीतिक उथल पुथल है और इसमें सभी पिस रहे हैं? नहीं, देखिए, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। निश्चित तौर पे बहुत सारे आज बांग्लादेश के अखबारों ने ही खुद दिखाया कि हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू घरों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू दुकानों और प्रतिष्ठानों को टारगेट किया जा रहा है। और बहुत सारे देश के अखबारों ने, यूएस के अखबार ने, पाकिस्तान के अखबार ने भी इस बात को छापा हुआ है कि वहां इस तरह की गतिविधि हो रही है। और आपके माध्यम से, आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से, बहुत सारे चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप देख रहे हैं कि हिंदू परिवार वहां से अपील कर रहा है कि हमारे साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है। निश्चित तौर पे पड़ोसी मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है वो चिंता का विषय है, क्योंकि जो वहां पे अल्पसंख्यक हैं वो हिंदू हैं। पहले वो 28% थे, आज घट के 8% रह गए, लेकिन उनकी आवाज सुने तो कौन सुने? वहां पे कोई चुनी हुई सरकार वर्तमान में है नहीं, चुनी हुई सरकार बर्खास्त हो गई है। कल जैसा कि आपकी जानकारी आपके माध्यम से मिल रहा है कि कल सरकार का गठन होगा। पुलिस छुट्टी पर है, कोई पुलिस है नहीं। सेना ने एक हेल्पलाइन जारी किया था, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, उस पर कॉल नहीं जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि हमें बहुत सतर्कता बरतना पड़ेगा। सतर्कता दो बातों की बरतनी पड़ेगी। एक तो पड़ोसी मुल्क में कुछ होता है तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव अगल बगल पड़ता है। दूसरी सतर्कता, कुछ संवेदनशील मुद्दे होते हैं, कुछ राष्ट्र के मुद्दे होते हैं जिसमें विपक्षी पार्टियों को भी ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए ताकि अपने मुल्क में भी कोई ऐसी। चलिए, मैं उस बयान पर भी आऊंगा। मैं समझ गया आप किस बयान की बात कर रहे हैं। आप सलमान खुर्शीद के बयान की बात कर रहे हैं, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन फिलहाल सभी का मैं जरा वक्तव्य ले लूं, सभी के कमेंट्स ले लूं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ब्रजेश जी, आपको क्या लगता है यहाँ पर जो ये पॉलिटिकल उथल पुथल चल रही है, इस बीच ये खबरें आ रही हैं कि हिंदू मंदिरों को निशाने बनाया गया, हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, बांग्लादेश हमारा सबसे क्लोज नेबर रहा है पिछले 15 साल से, और ये बहुत सब्सटैंटिव इश्यूज पे इसकी वजह रही है। तो एक नज़र इसकी वैल्यू पे, इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस पे हम डालना चाहेंगे। वो इस प्रकार है, बांग्लादेश की आबादी करीब 16 करोड़ है, माने बड़ा सा मुल्क है जी। इसकी तुलना में बंगाल की आबादी करीब 10 करोड़ है, और असम तो थोड़ा सा है, बाकी छोटे छोटे प्रदेश हैं। हमारी जो ईस्टर्न सीमा है, अगर उस पर हम थोड़ा सा गौर फरमाएं तो बांग्लादेश और तिब्बत के बीच में एक बहुत छोटा सा नैरो नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के उसको हम कहते हैं जी। बांग्लादेश के पूर्व में
एक बड़ा देश है म्यांमार। म्यांमार में भी उथल पुथल है। वहाँ जो जनता थी, जो प्रशासन कर रही थी, मिलिट्री जनता थी जी। उसके अगेंस्ट लोकल लोगों ने गड़बड़ करना शुरू कर दिया है और 75 शहरों में और 2 हवाई अड्डों में उनका कब्जा है। तो हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में, और जब बाकी नेबर्स देखते हैं, पाकिस्तान से हमारा रिश्ता मालूम है जी। चीन का इन्फ्लुएंस श्रीलंका, मालदीव्स में कहीं ज्यादा है, ठीक है। और छुटपुट नेपाल में है। रहा बचा भूटान, जिसके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। तो ये घटना जो है हमारे लिए दुर्घटना है। उथल पुथल हो रहा पॉलिटिकल लेवल, शॉर्ट टर्म व्यू है, कुछ चीजें होंगी। देखिए, सत्ता में माइनॉरिटीज सपोर्टेड गवर्नमेंट थी, अवामी की, उसको कहते हैं सेक्युलर वहां के हिसाब से। तो एक बैकलॉस चल रहा है, वो ठीक नहीं है, वो बैड है। बट हमें अपना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखना है। हिंदुस्तान को बांग्लादेश का सपोर्ट करना पड़ेगा और इस तरीके से लॉन्ग टर्म व्यू लेना पड़ेगा। अगर आप कुछ वक्त पहले देखें, तालिबान से हमारी ताल्लुकात बहुत ही खराब थे अफगानिस्तान में जी। धीरे धीरे हम उनके साथ डील कर रहे हैं और आप देख रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबान के ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं। तो डिप्लोमेसी में या इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हमारा बहुत तगड़ा इंटरेस्ट बांग्लादेश है और उसको हम धीरे धीरे केयरफुल मामले में समेटना। बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारा भारत का है वहाँ पे। पावर वैक्यूम है फिलहाल वहाँ, और तत्व आएंगे कई तरीके से। ठीक है, पुरानी पार्टी हो या नई पार्टी। एच.एस. रावत जी, यूथ जो है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट। मैं एच.एस. रावत और तेजावत जी का भी कमेंट ले लूँ। एच.एस. रावत जी, क्या आपको लगता है कि वहाँ पर जिस तरह से वहाँ पर जो एक पूरा ये उथल पुथल मची, पिछले 2 महीने से हम देख रहे थे, कई हत्याएं वहाँ पर हुई हैं, 500 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके, आगजनी हुई, अवामी लीग के लोगों को निशाना बनाया गया, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया, हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। और जैसा कि मेजर साहब कह रहे थे ब्रजेश जी की, वहाँ पर अवामी लीग जो थी वो एक सेक्युलर पार्टी थी वहाँ के हिसाब से, तो वहाँ पर ये एक तरीके से बदला लेने की भावना से वहाँ पर तत्व और जो भी सपोर्टर उनका मिल रहा है वो उसको निशाना बना रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वहाँ पर कुछ कट्टरपंथी तत्व हैं जो इस आंदोलन में कूदे हुए हैं और वो अपना काम कर रहे हैं? बिल्कुल इकबाल जी, ये एक प्री प्लानिंग होती है। कोई एक दिन में कभी इस प्रकार की क्रांति आती नहीं है। धीरे 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 धुआं ऊपर उठता रहता है और आग सुलगती रहती है। इनका उद्देश्य, इस प्रकार की जो क्रांतियां होती हैं उनमें पहले से टारगेटेड होते हैं कि क्रांति तो एक बहाना होगी सरकार को पलटना, लेकिन जो हिंदू हैं वहाँ माइनॉरिटी में, उनको कहीं ना कहीं निशाना बनाया जाएगा। अगर क्रांति होती, सही में क्रांति होती, तो वहाँ हिंदू मुसलमान सबके लिए बराबर होनी चाहिए थी। फिर तो मस्जिदों को भी तोड़ा जाना चाहिए था, फिर तो वहाँ पर मुसलमानों के भी घरों को फूका जाना चाहिए था। लेकिन चुन चुन करके हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करना, चुन चुन करके उनके घरों को आग लगाना, मंदिरों को तोड़ना, जिन मंदिरों ने उनको सुरक्षा दी, संरक्षण दिया, उन्हीं मंदिरों को आग के हवाले कर देना, मूर्तियों को तोड़ देना। नहीं, मुसलमानों के घरों भी निशाने पर रहे, ऐसा नहीं है। अवामी लीग के जो भी समर्थक मिले उनको निशाने पर लिया गया। वहाँ पर तो एक बड़े मशहूर वहाँ के फिल्म स्टार शांतो खान, उनके पिता सलीम खान, उनको पीट पीट कर मार दिया। वहाँ पर अवामी लीग के एक बड़े नेता का होटल था, बड़ा होटल था, उसको आग के हवाले कर दिया, उसमें 20-25 लोग मारे गए। जी, इसलिए इकबाल साहब, ये जो क्रांति है ना, इसमें तो टारगेट करके भयावह स्थिति हिंदुओं की बनाना और उनको बांग्लादेश से बाहर करना, जिससे वहाँ शरीयत कानून हो जाए और वहाँ पर तालिबान कानून बना सके। इसलिए हिंदुओं के दिल में, उनके मन में भय बैठाया जा रहा है। कहाँ तालिबान? वो तो मोहम्मद यूनुस को लेके आ रहे हैं, वो तो वामपंथी कहलाए जाते हैं, लेफ्टिस्ट कहलाए जाते हैं। देखिए, कट्टरता तो कहीं पे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि कट्टरता नहीं हो सकती है। कट्टरता तो एक कहीं ना कहीं एक लोग सोचते हैं कि हम किसी प्रकार से अपने मुखौटा अलग रखें और दिल में कुछ और होता है। हिंदुस्तान के अंदर जब देश आज़ाद हुआ तभी ये हुआ, क्या भावनाएं कुछ और दिखाई, लेकिन देश को तोड़ने में जिन्ना का बहुत बड़ा रोल था, जब वो पहले हिंदू ही होता था। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। और यहाँ हिंदुओं के साथ जो चुन चुन करके जिनको मारा जा रहा है ना, वो कहीं ना कहीं प्लानिंग का ही हिस्सा है। और ऐसे उपद्रवी लोग फिर लूटपाट भी करते हैं और गलत काम में इन्वॉल्व